अच्छा। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हवाले से है। हमने लास्ट लेक्चर में ना पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डिस्कस किया था। अब हम नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको जो है ना वो बुक से भी दिखा दूंगा। और साथ में जो है ना ये बुक मैंने ओपन की हुई है, और साथ ही ये इसकी जो स्लाइड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को शो करवा दूंगा। इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। स्लाइड्स से जो है वो उसमें ये है कि ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं होती। ठीक है, स्लाइड में उसने सिंपल सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम बुक को प्रॉपर रीड करते हैं तो उससे हमारे कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं बुक की तरफ अगर आऊँ तो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर, जिस तरह हमने पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को पढ़ा था ना, सेम जो बातें वहां हमने पढ़ी थी उसी को हमने इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है यहाँ पे। उसके उल्ट यहाँ पे होगा। वो कहता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर थिंक एंड फील दैट हेल्थ एंड सेफ्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट। यानी उनकी थिंकिंग इस तरह की होती है जहाँ पे नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है कि वो सेफ्टी को अहमियत नहीं दे रहे होते। ये उनकी सोच इस तरह से वहां बनी हुई होती है। उस सोच के पीछे अब कई वजूहत हो सकती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन हो सकती है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, या उनका कैविलियर एटीट्यूड हो सकता है। तो इस तरह के कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनका ये बिहेवियर डेवलप हुआ होता है। उनकी प्रायोरिटी भी यही, वर्कर्स की भी यही प्रायोरिटी होती है कि हम लोग जो है ना वो आएँ, अपना काम करें, जॉब कंप्लीट करें। उसके लिए हमें जो भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को बाईपास करना है करें, अपने टारगेट्स को या डेली प्रोग्रेस को हम मीट करें, और उसके बाद हम चले जाएं। ठीक है। और सेम लाइक जिस तरह वर्कर्स का एटीट्यूड होता है, सेम लाइक मैनेजमेंट का भी यही एटीट्यूड होता है। मैनेजमेंट की भी यही सोच होती है कि हमारा जो है वो टारगेट मीट होना चाहिए, हमारी प्रोडक्शन के जो है वो कंप्लीट हो जाए। सेफ्टी अगर बाईपास होती भी है तो उससे कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी, वो उनका उनका सोच ये होती है कि सेफ्टी इज़ अ कॉमन सेंस। हर बंदा जो है वो अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके अपने आप को सेफ रख रहा होगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप, हम चूंकि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को डिस्कस कर रहे हैं, जब आप काम करते हैं ना फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे सीन ये होता है कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होता है। तो अगर आप वहाँ पे सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को बाईपास करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप ना भी चाह रहे होंगे ना तो फिर भी वहाँ हादसा हो जाएगा। ठीक है। तो अब वो कहता है कि देर इज अ लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन एंड लीडरशिप फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट। वही बात जो मैंने भी आपको बता दी है कि वर्कर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की तरफ से भी जो है वो कमिटमेंट नहीं होती, लैक ऑफ लीडरशिप हो रही होती है। ठीक है। मैनेजर डू नॉट थिंक अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी इन देयर डिसीजन मेकिंग। वो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहे होते। यानी उनका वही टारगेट रहता है कि बस ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे पास जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये सारे मामलात वो लोग सोच रहे होते हैं। यानी शॉर्ट टर्म उनका व्यू होता है। ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि वर्कर्स भी जो है और मैनेजमेंट दोनों अनसेफ बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा वो फिर कहता है कि अब इसमें फिर नतीजा क्या निकलता है। देखो, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे लोग जो है वो नेगेटिव ही उनका बिहेवियर हो, उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो। वहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग भी हैं। अब उनके साथ क्या मसाइल आ रहे होते हैं, ऐसे लोग जो सेफ्टी को फॉलो करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे कल्चर में रह रह के उन लोगों को भी इस चीज़ की आदत हो जाती है, वो लोग भी अनसेफ बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर फिलहाल, यानी फॉर एग्जांपल, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वहाँ पे फिर भी लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सेफ्टी का कल्चर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो एट द एंड वो फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो खुद को अनसेफ वहाँ से फील करते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वो लेफ्ट कर देते हैं, वहाँ से रिजाइन दे देते हैं। तो ये इसकी क्या आ रही होती हैं, आउटकम्स आ रही होती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर नेगेटिव होता है, वहाँ पे अब बज़ाहिर तो उनको ये लग रहा होता है कि हम अपने टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, सेफ्टी को बाईपास भी कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी जो मैनेजमेंट है या उनके जो प्रॉफिट है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाए। यानी ये कल्चर डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उनकी जो है वो परफॉर्मेंस को भी। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर या बज़ाहिर उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टीमेटली स्लोली स्लोली आप ये कह सकते हो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का टॉपिक था, जो मैंने आपसे बुक से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सेम इसी टॉपिक को अगर मैं आपको स्लाइड से बताऊं, तो स्लाइड में अब इसने वही बातें पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दी हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, पिछला रिवाइज हो जाएगा और नेक्स्ट हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अब पॉजिटिव सेफ्टी, जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जहाँ पॉजिटिव होता है, वहाँ लोगों की सोच ये होती है कि सेफ्टी जरूरी है। लेकिन नेगेटिव कल्चर जहाँ पे डेवलप है, वहाँ लोग सेफ्टी को अहमियत नहीं दे रहे होते, उनकी सोच ये होती है कि सेफ्टी जरूरी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि सेफ्टी इज कंसिडर्ड, पॉजिटिव कल्चर में सेफ्टी इज कंसिडर इन ऑल डिसीजन मेकिंग। यानी मैनेजमेंट की जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी वो सेफ्टी को देते हैं। यानी उनका काम ये होता है, आप जैसे कोई प्लान कर रहे हैं, शट डाउन प्लान कर रहे हैं, अब नॉर्मली काम जो है वो एक महीने में ख़त्म भी हो सकता है अगर आप उसको फास्ट स्पीड से करो, लेकिन सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए वही काम वो 2.5 से 3 माह पे ले जाते हैं, ताकि हम स्लो करें
और सेफ्टी को बाईपास ना करें, कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि उनको इस चीज़ का अहमियत का पता है कि सेफ्टी को बाईपास करने के नतीजे में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके कंसिक्वेंसेज जो है वो इंतहाई सवेयर होंगे, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि क्या आउटकम्स आ रहे होते हैं। इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कोई इंप्रूवमेंट रिकमेंडेशन हो सकती है, फाइन हो सकते हैं, रिमीडियल ऑर्डर निकल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके जेहन में होती हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि देर से सही लेकिन काम सेफली होना चाहिए। लेकिन इसी के बरक्स नेगेटिव कल्चर में क्या होता है, सेफ्टी इज नॉट कंसिडर इन डिसीजन मेकिंग एट एनी लेवल। वो सेफ्टी को किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे होते। फिर लोग सेफ्टी को, पॉजिटिव कल्चर में लोग सेफ्टी को इस वजह से फॉलो करते हैं क्योंकि वो ऐसा करना चाहते हैं, वो खुद भी चाह रहे होते हैं, ठीक है। यानी उनको फोर्स नहीं किया जा रहा होता, बल्कि खुद भी वो चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं चीज़ों को। जबकि जहाँ नेगेटिव कल्चर होता है वहां पे लोग जो है वो मजबूरी के तौर पे, यानी इस डर से कि अगर हम अनसेफ काम करते हुए पकड़े गए तो हमारे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है या हमें निकाल सकते हैं, तो इस खौफ से सिर्फ वो कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा तो देन वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये फिलहाल पॉइंट जो है मैं रीड कर देता हूँ, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आगे बड़ी डिटेल में टॉपिक में आएगी तो हम इसको वहाँ मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वो यहाँ पे कहता ये है कि ऑल वर्कर्स आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। पीयर कहते होते हैं ऐसे लोग जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं। तो यानी पीयर थिंकिंग से मुराद ये होता है कि जब वर्कर ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे जब एक बंदा जो उनके टॉप पे होगा, जिसका जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, अगर उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो वो ऑटोमेटिकली डाउन टू दी हायरार्की, यानी एक पैकिंग ऑर्डर डेवलप हो जाएगा। बाकी सारे लोगों का भी थिंकिंग जो है उस तरह से सेम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो भी सेफ्टी को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप जो है, अगर हम नेगेटिव कल्चर की बात करें तो अब ग्रुप का जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बंदा है, ठीक है, अब अगर उसका ही एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो सोच, वो रवैया आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे या उसके जो को वर्कर्स हैं उनके अंदर भी वो चीज़ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस था पॉजिटिव और नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इंडिकेटर यूज टू असेस कल्चर। यानी इसका सिंपल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर किसी भी जगह पे न्यू अपॉइंटमेंट आपकी हुई है और वहां आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर कैसा है, तो कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं, कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो आपको इस चीज़ के बारे में बेहतर बताएंगी कि यहाँ पे कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉइंट्स इसने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि अगर आप किसी इदारे में कल्चर को चेक करना चाहते हो कि कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका एक्सीडेंट रेट चेक करो। ये उसकी एक्सीडेंट लॉग बुक जाके देखो, वहां अगर एक्सीडेंट रेट अगर बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर क्या है, नेगेटिव है। फिर इसी तरह से आप उनकी इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकते हो। यानी इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि अगर कोई हादसा होता है तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर प्रायोरिटी देते हैं तो उसकी मतलब क्वालिटी कैसी है, ठीक है। प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, उसको फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं या बस एक फॉर्मेलिटी है, बस जबानी कलामी ठीक है यार, ओके। या फिर जो है वो ब्लेम कल्चर है वहाँ पे, ठीक है। उसमें ये होगा कि कोई भी हादसा होगा तो वो क्या कहेंगे, वो जी वर्कर के ऊपर ब्लेम डाल के जी इसमें तो कोई कसूर नहीं था, वर्कर की अपनी गलती है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो उसी का कसूर निकाल के कहानी वाइंड अप। एक होता है ये जहाँ पे जो है वो नेगेटिव कल्चर होगा। जहाँ पॉजिटिव कल्चर होगा वहाँ वो प्रॉपर मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रूट कॉजेज को, इमीडिएट कॉजेज को, अंडरलाइंग कॉजेज को, सब की सब चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान वो बनाएंगे ताकि ये हादसा जो है वो दोबारा रीअकर ना हो, ठीक है। जितने भी रिएक्टिव कंट्रोल मेजर्स उनको लेने पड़ेंगे वो तमाम की तमाम चीज़ें लेंगे ताकि ये हादसा दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। तो यानी ऐसा इदारा जहां नेगेटिव कल्चर है वहां एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर जो है वो फेयर जो है वो नहीं हो रही होगी, ठीक है। और जहां पॉजिटिव होगा वहां ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। इसी तरह अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि कल्चर कैसा है तो सिकनेस रेट चेक करो, वहां वर्कर बीमार कितने हो रहे हैं, यानी उनमें बीमारी कौन सी मेन आ रही है, बैक पेन का प्रॉब्लम आ रहा है उनको, फटीग है, स्ट्रेस है, ठीक है, उसके अलावा कोई और इस तरह का वाइब्रेशन के थ्रू हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम आ रहा है, उसके पैटर्न और ट्रेंड को आप वहाँ पे देख सकते हो। उससे आपको आइडिया होगा कि वर्कर यहाँ कितने बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो वो बीमार क्यों हो रहे होते हैं कि जब वहाँ सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते, एर्गोनॉमिक्स का ख्याल नहीं किया जाता, तो वर्कर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक रूटीन में चलने के बाद क्या होता है, बीमार होना स्टार्ट होते हैं। हम मिसाल के तौर पर समझ लेते हैं एक बैंक है। अब एक बैंक में हमें पता है कि यार वहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी होती है, आपने बैठ के काम करना है, लैपटॉप पे स्क्रीन पे आपने बैठना है, वहाँ काम करना है। अब वहाँ पे कैसे लोग बीमार हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि वहाँ अगर एर्गोनॉमिक्स का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता। एर्गोनॉमिक्स से मुराद ये है, एर्गोनॉमिक्स बेसिकली कहते हैं कि वर्क प्लेस और वर्कर के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, बेसिकली इसको हम साइंस ऑफ वर्क कह सकते हैं, तो उसको प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है। यानी आपकी एर्गोनॉमिक्स जो होते हैं, ऐसे लोग जो एर्गोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उनको एर्गोनॉमिस्ट कहते हैं। तो उनकी मेन प्रायोरिटी क्या होती है कि वो वर्क प्लेस को इतना कंफर्टेबल बनाए, इतना सूटेबल बनाए कि वर्कर को काम की वजह से कोई भी उसकी हेल्थ के ऊपर कोई जो है वो बैड इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े।
ठीक है। तो अब उसमें क्या चीजें आ जाती है कि चेयर की हाइट होगी, उसकी जो है वो प्रॉपर टेबल की हाइट होगी। ठीक है। उसके अलावा जो है वो आर्म रेस्ट किस तरह से होना चाहिए, चेयर की बैक किस तरह की होनी चाहिए, एलसीडी का एंगल उसकी आई साइड के साथ किस तरह प्रॉपर बनना चाहिए ताकि उसकी आई साइड वीक ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है अब हर बंदे की हाइट के अकॉर्डिंग, और वो सारे मामला जो है। तो बेसिकली अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो वर्कर वक्त के साथ साथ वहाँ बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर बीमार वर्कर ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब वहाँ नेगेटिव कल्चर है, और अगर सिकनेस रेट कम है इसका मतलब वहाँ पॉजिटिव कल्चर है। सेम इसी से रेलेवेंट फिर एब्सेंटीज्म रेट आ जाता है, क्योंकि जब वर्कर बीमार होंगे जाहिर सी बात है तो वो छुट्टियां करेंगे। अच्छा, दो वजह की बुनियाद पे जो है, दो वजूहत की बुनियाद पे वहां पे छुट्टियां हो सकती हैं। एक तो सिकनेस की वजह से सिक लीव्स आएंगी, दूसरा अगर वहां पे वर्कर काम ही नहीं करना चाहता तो वो बस क्या होगा कि वो कहेगा ठीक है जी, मैंने हफ्ते में 5-4 दिन जाना है, 1-2 छुट्टियां मैं कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से भी वहाँ एब्सेंटिज्म रेट ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है। तो अगर किसी इदारे में एब्सेंटिज्म वर्कर बिला वजह छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो फुली पैशनेट ही नहीं है काम करने के लिए, उनका पैशन और प्रोफेशन सेम नहीं है, और वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उसके उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि वहाँ पे एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाए। फिर इसी तरह से स्टाफ टर्नओवर रेट है, वर्कर छोड़ के जाएगा, कोई टिक के काम नहीं करेगा वहाँ पे। एक बंदा आएगा, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसकी हायरिंग हो रही है, प्रॉपर सारा उसका अकाउंट वगैरह कंपनी में बन रहा है, सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी अरसी बाद जब वो देखेगा कि यहाँ पे कल्चर नेगेटिव है तो वो छोड़ के चला जाएगा, तो वहाँ पे टर्नओवर रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स आपको वहां नजर नहीं आएगी। नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर वाले इदारे के अंदर आपको रूल्स के साथ कंप्लायंस, लोग जो है वो या तो मजबूरी के थ्रू रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, या फिर जब कोई नहीं देख रहा होगा तो आपको वहां पे मैनेजमेंट की तरफ से भी वायलेशंस नजर आ रही होंगी और वर्कर की तरफ से भी वायलेशन आ रही, क्योंकि उनको पता है जब हमारी मैनेजमेंट ही हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कमिटेड नहीं है, वो हमें हमसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करती है, टारगेट मीट होना चाहिए, इतना हमारे जो है वो प्रोग्रेस चाहिए, तो फिर उसके उनको भी एक बेनिफिट मिल जाएगा, खुला एज मिल जाएगा। उनको पता है जब हमारे से कोई पूछने वाला ही नहीं है तो वो सेफ्टी को बाईपास करेंगे। तो वहां आपको जो है वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के वायलेशंस के हवाले से नजर आ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है कि वर्कर की जो है वो कंप्लेंट्स अबाउट कंडीशन, वर्क प्लेस की कंडीशन जो है, अनसेफ कंडीशन के वाले से उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आपको रिसीव हो रही होंगी। यानी वो बंदे, अब यहाँ पे बैक एंड पे रेफरेंस कौन से बंदे हैं कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करना भी चाहते हैं लेकिन कल्चर के नेगेटिव होने की वजह से वहाँ पे सेफ्टी जो है वो फॉलो नहीं की जा रही, तो फिर वर्कर वो बार बार कंप्लेंट्स करेंगे कि यहाँ पे जो है वो हमें पीपीईज प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की जा रही, या वर्क प्रोसेस यहाँ पे ठीक नहीं है, कोई कंट्रोल मेजर ठीक नहीं लगा हुआ, ठीक है, रिसोर्सेज प्रॉपर एलोकेट नहीं किए जा रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फेस करनी पड़ सकती हैं ऐसे इदारे में जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट अब उसके बाद वो जो टॉपिक ऊपर हमने कहा था कि आगे डिटेल में आ रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि स्लाइड में उसने सिंपल जो है ना वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको अगर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो मैं आपको बुक से इसको समझा देता हूँ। अब बुक की तरफ अगर हम आए, ये कल्चर के वाले से ना डिटेल टॉपिक, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है वर्कर मोराल। मोराल से मुराद क्या है? द लेवल ऑफ कमिटमेंट, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म दैट अ वर्कर हैज फॉर दी वर्क बीइंग डन। यानी मोराल से मुराद ये होता है कि वर्कर का आप कह लो उसकी कमिटमेंट होगी, उसकी उसका एनर्जी लेवल, या वो कितना एक पुरजोश है अपने काम को लेके, कितना एक कमिटेड है अपने काम के वाले से। तो ये बेसिकली इसको हम इन सारी टर्म्स को हमने वाइंड अप करके एक नाम दे दिया मोराल। यानी जब वर्कर का मोराल हाई होगा तो वो कमिटेड होके काम करेगा, फुली एनर्जी यूटिलाइज करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देगा, और अपनी मैक्सिमम सलाहियतों को यूज़ करते हुए वो इदारे का फ़ायदा सोचेगा। और अगर उसका मोराल डाउन होगा तो फिर वो आएगा, अपनी अटेंडेंस लगाएगा, अपना डेली बेस का जो रूटीन वर्क है वो करेगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम नहीं होगा वहाँ पे बेसिकली। ठीक है। इसके लिए जो है वो यानी आप क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी काम की। ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो हो जाएगी, मोराल की डेफिनेशन में आता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं कंप्लेंट्स का। ये वो अब पीयर इन्फ्लुएंस वाला जो टॉपिक है इसको हम यहाँ से देखते हैं। अब इसमें इसको पहले मैं रीड करूंगा फिर इसको ट्रांसलेट करूंगा। अब कहता है कि व्हेन पीपल आर पुट टुगेदर इन अ ग्रुप दे इंटरेक्ट। जब लोग इकट्ठे एक ग्रुप में रहते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं, यानी बातचीत मामलात होते हैं उनके, इकट्ठे मिलजुल के बैठते हैं वो। ठीक है। अपने मामलात को एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर वो कहते हैं कि सम इंडिविजुअल विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द ग्रुप। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उस ग्रुप पे असर ज्यादा होता है, उनकी बात को लोग सुनते हैं, उनकी बात को फोकियत दी जाती है। और वाइल अदर हैव लिटिल इन्फ्लुएंस, और बाकी जो लोग हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता यानी क्या है, उनका यानी कम होगा इन्फ्लुएंस। फिर वो कहते हैं अब इससे होता क्या है कि एक हायरार्की डेवलप हो जाती है ग्रुप के अंदर। अब हायरार्की से मुराद यहाँ पे ये है कि एक
एक फ्लो चेन बन जाती है आपकी ना, जिस तरह मतलब इंटरलिंक्ड चेन है। हायरार्की से मुराद यह है कि टॉप से बॉटम की तरफ चीज़ें जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, यानी सबसे पहले जो है वो उसका इन्फ्लुएंस है, उससे कम दूसरे बंदे का है, उससे कम तीसरे बंदे का है, उससे कम इस तरह। तो एक वो पैकिंग ऑर्डर जो है वो डेवलप हो रहा है बेसिकली। तो इसको हम पैकिंग ऑर्डर भी कह देते हैं, यहाँ इसने मेंशन कर दिया। तो वहाँ एक हायरार्की बन जाती होती है। अब यानी हायरार्की किस तरह से बन गई कि सबसे पहले जनाब हमारे पास जो है वो शाहजी हैं फॉर एग्जांपल, उनका असर सबसे ज़्यादा, जो उनकी बात जो है वो हर बंदा मानता है, वो जैसे कह देते हैं हर बंदा कहता है जी ठीक है जी ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, तो ये सारे मामला। अब वो कहते हैं कि फिर सर्टन वेज ऑफ बिहेविंग will become the norms which will often be established by the more influential member of the group। अब वो कहते हैं कि ग्रुप के अंदर जो खास तरीके से लोग बिहेव कर रहे होते हैं, यानी जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बंदा है, वो समझो जिस तरह से बिहेव करता है, वो समझ लो कि उसने ग्रुप के अंदर क्या क्या बना दिया, वो एक उनका रूल्स बन गया, नॉर्म्स सेट कर दी। अब उन नॉर्म्स को फिर जो है वो बाकी सब लोगों को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। और ये नॉर्म्स सेट कौन कर रहा होता है? जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी जिसका सबसे ज्यादा असर होता है, वो बंदा जो है वो नॉर्म्स को सेट कर रहा होता है। ठीक है। अब नॉर्म से सेट होगी ग्रुप के रूल, यानी ग्रुप के रूल से मुराद यहाँ पे नॉर्म से मुराद ये है, जैसे अब हमारा एक 5-6 लड़कों का ग्रुप है, हम वर्क प्लेस पे इकट्ठे काम करते हैं, तो हमारा एक पॉजिटिव ये थिंकिंग है कि यार हम लोगों ने जो है वो सुबह टाइम पे आना है वर्क प्लेस के ऊपर। इसी तरह से लंच ब्रेक जो है वो जैसी खत्म होगी तो उससे 5 मिनट पहले हमने, क्योंकि वर्कर की अक्सर आदत होती है लंच ब्रेक पे जाते हैं तो आधा आधा घंटा जो है वो लेट जो है वो वर्क प्लेस पे दोबारा आ रहे होते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि हमने अपनी नॉर्म ये सेट कर दिया कि हम 5 या 6 लड़कों का ग्रुप जो है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वर्क ब्रेक यानी ब्रेक लंच ब्रेक खत्म होने से 5 मिनट पहले आ जाएगा। तो ये हमने एक नॉर्म सेट कर दी। अब इस नॉर्म को कौन सेट कर रहा है? जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, यानी शाहजी साहब जो है, उन्होंने ये सेट कर दिया कि हमने टाइम से जो है वो आना है काम पे, और प्रॉपर जो है वो अटेंडेंस को भी हमने फॉलो करना है, छुट्टी नहीं करनी। तो ये अब ये जब ग्रुप की रूल्स और रेगुलेशन नॉर्म सेट होगी, तो अब इसका मकसद क्या होगा? इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि वो कहते हैं कि अ पर्सन विशिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ग्रुप विल हैव टू कंप्लाई विद द ग्रुप नॉर्म्स। अब जो बंदा उस ग्रुप का न्यू मेंबर बनना है, यानी एक नया दोस्त आता है, वो कहता है यार मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर दो, यानी इस तरह कहता तो कोई नहीं है, बट वो आपके साथ उठता बैठता है, तो दैट्स मीन कि वो आपके साथ उठना बैठना पसंद कर रहा है। अब जब वो आपके ग्रुप के अंदर आना चाहेगा, तो उसके लिए ये मजबूरी बन जाएगी कि जो नॉर्म्स हमने रूल पहले से सेट किए हैं वो उनको फॉलो करेगा। अब दिस प्रेशर टू कंप्लाई विद ग्रुप नॉर्म्स इज कॉल्ड पीयर ग्रुप प्रेशर। ये जो प्रेशर है, ठीक है, कि वो मुरव्वत में या जिस तरह से भी प्रेशर में आके वो उसको हमारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ उठना बैठना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, तो इस प्रेशर को हम क्या कह रहे होते हैं? पीयर ग्रुप प्रेशर कह रहे होते हैं। नेक्स्ट अब वो कहते हैं कि पीयर ग्रुप प्रेशर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर की बात करते हैं। तो जो मेन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा जो जिसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, वो पीयर ग्रुप प्रेशर ही होता है। क्यों? क्यों उसके उसकी मकसद ये है कि जब कोई ऐसा ग्रुप जो ऑलरेडी पीयर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी के पीयर ग्रुप प्रेशर से जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, तो वो पहले से ही हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो हो रहा होगा और चीज़ें आपको इन लाइन नजर आएंगी। ठीक है। बट अगर कोई ऐसा ग्रुप है, बट इफ द ग्रुप इज वर्किंग अनसेफली, देन द पीयर ग्रुप प्रेशर विल टेंड्स टू फोर्स न्यू वर्कर टू बिहेव अनसेफली इन एन अटेम्प्ट टू फिट विद इन द ग्रुप नॉर्म्स। यानी अब जो नया बंदा है, जो नेगेटिव पीयर ग्रुप प्रेशर से इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है ग्रुप जो है, अब नया बंदा आएगा तो उसकी भी मजबूरी बन जाएगी, अगर उनके साथ रहना है तो उसको भी जो है वो वहां पे जो है वो अनसेफ काम करने पड़ेंगे या सेफ्टी को बाईपास करना पड़ेगा। इवन दो यहाँ तक कि न्यू वर्कर अगर चाहता भी है ना कि वो चीज़ों को ठीक तरह से करे, जिस तरह से सेफ्टी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, बट वो प्रेशर उसको मजबूर करेगा ताकि वो उसकी जो जाती सोच है, जो उसका ज़मीर है, उसको एक साइड पे करे और उस ग्रुप में रहने के लिए उस ग्रुप की नॉर्म्स को फॉलो करे। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया पीयर ग्रुप प्रेशर होता है क्या है, असल इसको मकसद क्या है यहाँ पे डिस्कस करने का इस टॉपिक को सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर में, कि ये चीज़ें आपको फील्ड में फेस करनी पड़ती हैं। वर्कर्स ग्रुपिंग कर लेते हैं, आप उनको समझा भी रहे हो ना, तो वो चीज़ों को नहीं समझते। वो कहते हैं जी फलाना सुपरवाइजर हमारे ग्रुप में है जी, वो सुपरवाइजर खुद ही देख लेगा अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर हमारे खिलाफ कोई काम करता भी है तो इस चीज़ को डील करने का फिर अब सोल्यूशन भी चाहिए हमें। अगर ऐसा चीज़ें हम वर्क प्लेस पे फेस करते हैं तो इसको क्या सोल्यूशन है? अब सेफ्टी ऑफिसर इस तरह तो नहीं है कि अब 50 वर्कर हैं, 50 में से 10 बंदे अपनी मनमानी कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो इसको टैकल करना पड़ेगा ताकि बाकी 40 भी जो है वो इससे नेगेटिव उनके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। तो उसको टैकल करने का तरीका ये होता है, जो हमें निबोश खुद ये चीज़ सिखाता है। वो कहते हैं कि आप सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पे ये बता रहे हैं नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर इज टू टैकल। करना किसको है? कि जो सबसे इन्फ्लुएंशियल बंदा है ना ग्रुप का, सबसे पहले उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। कैसे? द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग ग्रुप नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, यानी जो जो बंदा मेन नॉर्म्स को सेट कर रहा है, मेन मोर इन्फ्लुएंशियल बंदा है, उसको टैकल करो। कहते हैं इफ देयर बिहेवियर, अगर हम उसके बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं तो अल्टीमेटली बाकी सारा ग्रुप भी ठीक हो जाएगा। अब दिस माइट बी डन, यहां से इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसकी ट्रेनिंग करवाएं।
प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स उसकी करवाएं, उसको एजुकेट करें, उसको सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर्स में इन्वॉल्व करें या उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करें। कोई मीटिंग हो रही है, हमने आज की प्रोग्रेस को, काम को प्लान करना है, ठीक है, अब सुपरवाइजर उससे मशवरा ले, जी बताएं जी सर आप बताएं कैसे इस काम को जो है वो किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा। उसको जब ये एहसास होगा मेरी बात की यहाँ वैल्यू है, मुझे डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा रहा है और मेरे डिसीजन का ताल्लुक डायरेक्टली बाकी लोगों की सेफ्टी के साथ भी है, तो वो इस चीज़ को फिर एक्नॉलेज करेगा कि मुझे वाकई सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप उसको जो है वो कर सकते हो। और तरीका इसमें ये है, सेकंड वो कहता है कि दिस माइट बी डन बाय, ये हो गया। और वन वेरी सक्सेसफुल टेक्टिक इज टू गिव देम इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सबसे सक्सेसफुल ये भी तरीका है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए अक्सर बच्चों को बताता होता हूँ कि यार आपकी क्लास में जो सबसे शरारती बच्चा होता है, जो आपकी बात नहीं सुनता, हर टाइम बोलता है, आप उसको सीआर बना दो। अब जब आप उसको सीआर बनाओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करोगे ना, तो फिर उसका काम ये होगा कि वो खुद भी नहीं बोलेगा और बाकी किसी को भी हरकत नहीं करने देगा कि यार ठीक है जी मैं सीआर बन गया हूँ, वो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी एक टेक्टिक इसका होता है, एक तरीका ये होता है कि भाई आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ। जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, अब हमारे यहाँ वर्क प्लेस पे भी मैंने ये चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की हैं, और उसमें ये होता है कि हम जिस एरिया में जॉब करते थे वहाँ पे जो है, अब हमारे एरिया के जो फायर वाचर और वाचर होते थे, उनका क्या होता था, 20-25 अगर उस एरिया में है ना, तो 4 से 5 लड़कों का क्या काम होता था, डेली आते थे, सुबह हाजिरी लगाई, उसके बाद गायब हो गए। अब वो जो कोऑर्डिनेटर था, जो हमारा मेन, उसने क्या किया कि वो जो सेफ्टी ऑफिसर्स का था, उसने उनमें से जो सबसे ज़्यादा थोड़ा तेज लड़का था ना, उसकी रिस्पॉन्स उसको कह दिया तुम ये फलाने एरिया के ना फायर वाचरों के कोऑर्डिनेटर हो। इस एरिया में 4 जगहों पे या 5 जगहों पे जॉब चल रही है, जिस जगह पे फायर वाचर या होल वाचर की जरूरत होगी, आपने वहाँ बंदा एलोकेट करवाना है, वहाँ वहाँ पहुँचाना है। अब वो क्या सीन होता है, वो जैसी वर्क प्लेस पे आता, पहले तो वो अटेंडेंस लगा के गायब हो जाता था। अब क्या हुआ, अब क्या होता था कि उसको वॉकी टॉकी मिल गया था, वो जैसे ही वहाँ एरिया पे पहुंचता था, फौरन सुपरवाइजर वॉकी टॉकी, जी फलाना बंदा कॉल बैक, हमें इस एरिया में फायर वाचर। अब उसको पता था कि भाई वॉकी टॉकी हर सुपरवाइजर के पास है और हर बंदा मेरा नाम बार बार लिया जा रहा है, तो उसको फिर टाइम नहीं मिलता था। इवन कि उसकी सिचुएशन ये हो जाती थी कि जब कोई बंदा हमारे में से छुट्टी पे होता था, लड़कों में से वो जो उधर के लड़के थे, तो उसको क्या करना पड़ता था कि उसको उसकी जगह पे खुद ड्यूटी करनी पड़ती थी, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो एंगेज हो जाता था। तो ये बड़ा एक जो है वो सक्सेसफुल टेक्टिक है इसको डील करने के वाले से। उससे क्या होगा कि फिर ये मामला हल हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होता, फिर भी मसला नहीं होता, फिर आप उस बंदे को उस ग्रुप से निकालो, उसकी उसकी जो जॉब है उसको किसी और जगह पे उसको असाइन कर दो, किसी ऐसे ग्रुप में या किसी ऐसे एरिया में डाल दो जहाँ पे उसका जो है वो इन्फ्लुएंस उस तरह से नहीं होगा जितना पहले था। तब वो जब उस ग्रुप में जाएगा, जाहिर सी बात है, वो ग्रुप जो है अगर वो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है तो उसको फिर उसकी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, अगर उनके साथ वो रहना चाहता है। ठीक है, तो फिर वहाँ उसकी बात भी लोग इतनी ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दे रहे होंगे, तो ये इससे भी मसला हल होता है। और अगर फिर भी नहीं होता तो अल्टीमेटली क्या होगा, जाहिर सी बात है, वो बंदा या तो खुद छोड़ के चला जाएगा या कोई ऐसा मेजर ब्लंडर कर देगा जिसकी वजह से उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। तो ये पीयर ग्रुप प्रेशर और पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस वाला डिटेल वाला टॉपिक था। ठीक है, अब इसी टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट इसी टॉपिक के लास्ट पे फिर एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया है, वो क्या है कि व्हाट फैक्टर्स कुड रिजल्ट इन द डिटीरियोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हेंस सेफ्टी परफॉर्मेंस, यानी कौन से ऐसे फैक्टर अवामिल हैं जो किसी भी इदारे के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर या वहाँ की जो सेफ्टी की परफॉर्मेंस है उसमें बिगाड़ का सबब बन रहे होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो इसी चीज़ का जवाब उसने यहाँ बुक में भी मेंशन किया हुआ है, ये टॉपिक फोकस के नाम से पीछे एक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, फैक्टर डेट हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये किसी भी इदारे के अंदर सेफ्टी परफॉर्मेंस में बिगाड़ या वहाँ पे सेफ्टी कल्चर को जो है उसके बिगाड़ के अंदर जो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, ये पॉइंट्स हैं। यानी लैक ऑफ सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी लीडरशिप फ्रॉम दी मैनेजमेंट, ये एक पॉइंट फैक्टर है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। यानी ये उस क्वेश्चन का आंसर है। प्रेजेंस ऑफ अ ब्लेम कल्चर, या वहाँ पे अगर ब्लेम कल्चर है, एक दूसरे को इल्जाम दिया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी एक क्या है, डिटीरियोरेशन का सबब बनता है वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के। फिर लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं है, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को लो प्रायोरिटी दी जा रही है बाकी सारे काम से। फिर उसके अलावा फ्रीक्वेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आ रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है बार बार, बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं की जा रही। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, डिटीरियोरेशन हो रही होती है कल्चर के अंदर। स्टाफ का टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए जा रहे। ठीक है, वर्कर की कंसल्टेशन नहीं की जा रही, यानी कंसल्टेशन से मुराद यह है कि वर्कर के मसाइल को सुना जाए और फिर मैनेजमेंट उनका हल निकाले और मैनेजमेंट भी उनको अपनी बातें कम्युनिकेट करी, यानी टू वे कम्युनिकेशन है बेसिकली कंसल्टेशन जो है। फिर कोई इंटरन पर्सनल इशू हो सकता है, वही पीयर ग्रुप प्रेशर या बुलिंग या हरासमेंट है। पूरा मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे हो सकता है और प्रोसीजर, और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी क्लाइमेट वगैरह है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह में चेंज आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये बड़ी लेवल की गेम आ जाती है। नहीं तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की डिटीरियोरेशन का सबब बन रहे होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम
कंटिन्यू करेंगे, वो टॉपिक हमारा है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हवाले से।